नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की तैयारी। चाहे आप एचपीएससी के लिए कर रहे हो, चाहे आप केवीएस के लिए, दोनों का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से डाला गया है। 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की बुक्स से, ठीक है। और हमने शुरू की है 11वीं की आरोह भाग 1 बुक को, जिसमें हम पहली रचना पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, नमक का दरोगा। आज हम दूसरी रचना पढ़ने वाले हैं कृष्णा सोबती की मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी से हमारी क्लास रेगुलर हो जाएगी। एक दिन में 2 क्लास भी हो सकती हैं, तो हम 15-20 दिन में सिलेबस को खींच देंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं बिना देरी के अपना आज का टॉपिक, कृष्णा सोबती, जिसकी रचना पढ़नी है हमें मियाँ नसीरुद्दीन। सबसे पहले इन पंक्तियों को देखिए। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। शब्दों के आलोक में से ये रचना ली गई है, ठीक है। कृष्णा सोबती, इनका जन्म हुआ 18 फरवरी सन 1925 को। यह नाम याद रखना है कब हुआ। गुजरात में हुआ, पंजाब, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, ठीक है। इस प्रकार से इनके बारे में याद रखना है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये तो आपको अच्छे से याद करनी है। ज़िंदगी नामा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। दिलो दानिश है, ये लड़की, समया सरगम है, यो के उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में शब्द चित्र संस्मरण है, ठीक है। तो इन्हें जो सम्मान दिया गया है, साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। मृत्यु कब हो गई थी? 25 जनवरी सन 2019 में। 2019 में इनकी मृत्यु हुई है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। उसके आगे है हिंदी कथा सॉरी हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों मरजानी, शाहनी, हशमत आदि। ये तीनों रचनाएं याद रखनी है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, अब ये रचनाओं का नाम अपने ध्यान से देखना है। यशपाल के झूठा सच, यही राही मासूम रजा के आधा गाम, राही मासूम रजा के आधा गाम, और भीषण साहनी के तमस, ध्यान देना ये रचना तमस किसकी है? भीषम साहनी की, के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है, ठीक है। तो इन रचनाओं के नाम आपने अच्छे से याद रख लेने हैं। आगे है संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। तो जो हम हशमत रचना है उनकी, ये एक संस्मरण है। हम हशमत एक संस्मरण है, ठीक है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। तो उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है? संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब है उनकी रचनाओं की विशेषताएं, ठीक है। प्रश्न किसी भी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, जो मतलब कि सिलेबस ही ये दिया गया है।
उनकी रचना है मियाँ नसीरुद्दीन। शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। तो जो रचना मियाँ नसीरुद्दीन है कहाँ से ली गई है ये भी आपने याद रखना है। इसमें खानदानी नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। आगे हमने पढ़नी है रचना मियाँ नसीरुद्दीन। तो कहाँ से शुरू होती है ये रचना, मतलब कि इसके पात्र याद रखने हैं, पात्रों के बारे में क्या बात बताई गई है ये अच्छे से याद रख लेनी है और क्या पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानवाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनकी मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़या मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानवाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो कितने प्रकार की रोटियां बना लेते थे? 56 किस्म की ये रोटियां बना लेते थे मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। यह ग्राहक है। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। ठीक है, किस अंदाज से? पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले सॉरी दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। ये सवाल किया उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन से। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? पूछिए साहब, नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ठीक है, आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़े वाले के नाम से। तो उनके पिताजी का क्या नाम था? बरकत शाही। ठीक है, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानवाई। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, आला नानवाई और बरकत शाही। ठीक है, पिताजी और दादाजी का नाम। आला नानवाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? आगे पूछते हैं कि आपको इन दोनों में से, पिता या दादा में से, किसी की भी कोई भी नसीहत याद हो?
नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, मतलब कि जो काम है वो करने से आता है, केवल नसीहतों से नहीं आता। ठीक है। वजह फरमाया, पर यह तो बताइए बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे थे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के जहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह वे, बच्चा कहता है वे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था तो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों न बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रही। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? मियाँ ने तरेरा मतलब कि घूरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम?
झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत। किसको पुकारा? मियाँ रहमत को। ठीक है। इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों। तो उनकी आयु यहाँ पर कितने साल? 70 वर्ष। जैसे अपने से ही कहते हों। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। तो उनके पिताजी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है। और ये अब 70 के हो चुके थे, मियाँ नसीरुद्दीन। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? यहाँ पना बादशाह सलामत ही है। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खिंचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। तो किसको कहा? बब्बन मियाँ को। ठीक है। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे के मजूरी, 4 रुपये मन मैदे के। तो आटे के कितने? 2 रुपये, और मैदे के कितने? 4 रुपये। ठीक है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। ये सारे के सारे रोटियों के नाम हैं, याद रख लेना एक बार। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी खमीरी, रुमाली गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तो महीन सबसे पतली कौन सी रोटी होती है? तुनकी। महीन, हाँ, किसी दिन खिलावेंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। निकाली तंदूर से निगली और हजम। तो ये है कुछ शब्दार्थ जो किसी ना किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। नान भाई क्या होता है? तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। काइयाँ
धूर्त, चालाक। पेशानी, माथा, मस्तक। ये नया शब्द है। पेशानी किसके लिए प्रयोग हुआ है? माथा, मस्तक। ठीक है। अखबार नवीस, पत्रकार। खुराफात, शरारत। इल्म, जानकारी, ज्ञान, विद्या। नगीना साज, नगीना जड़ने वाले। मीना साज, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला। वालिद, पिता। अख्तियार करना, अपनाना। मरहूम, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत, कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत, सीख, शिक्षा। वज़ा फरमाना, ठीक बात कहना। शागिर्द, शिष्य। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा, श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। तरेरा, घूर कर देखा। रुमाली, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत आगे मैं बता दूँ क्या था, यह मिस हो गया। हाँ जी, रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। यहाँ बहुत पतली है, आगे पतली, ठीक है, पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट। मजमून, मामला, विषय। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने कृष्णा सोबती की रचना मियां नसीरुद्दीन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक ज़रूर कर देना। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीएचडी हिंदी की हम तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी और केवीएस के लिए। और 1 जनवरी से रेगुलर क्लास रहेगी। हम बहुत जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस को खींच देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।